तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है इंटरमीडिएट का जो 2022 में सेंटअप का एग्जाम हुआ, सेंटअप के एग्जाम में जो बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आज हम उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ये है स्टोमैक से, थाइमस से, लीवर से, बोन मैरो से। तो बी लिम्फोसाइट जिसको बीटा सेल भी कहा जाता है, और बी लिम्फोसाइट जो है एक प्रोटीन उत्पन्न करता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। लेकिन यहाँ है कि बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी बी लिम्फोसाइट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है। तो यह है स्टोमैक, थाइमस, लीवर, बोन मैरो। तो इसका जो है सही आंसर होगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा, जिसको अस्थि मज्जा भी कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं हिंदी में, अस्थि मज्जा से। यानी बीटा लिम्फोसाइट सेल जो है वह अस्थि मज्जा से ओरिजिनेट होता है, अर्थात उत्पन्न होता है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड। ऑप्शन है 4, बी में है 32, सी में है सी में कह रहा है इसमें 16, और डी में कह रहा है 64। तो जेनेटिक कोड कितने होते हैं? जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोड में जो कोडोन्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 64 कोडोन्स होते हैं, 64 कोडोन्स, 64 कोडोन्स। इसी तरह हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। 2 कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, अर्थात पारितंत्र के 2 घटक कौन कौन है? कौन कौन है पारितंत्र के 2 घटक? ऑप्शन में है एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल, यानी ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। दूसरा ए बायोटिक एंड बायोटिक, यानी जैव अजैव और जैव, यानी अजैविक और जैविक। तीसरा प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जंतु। और डी में बोथ बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी। तो कौन सा इसका 2 कंपोनेंट्स होगा पारितंत्र का, यानी इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होगा, बताओ जी। बी सी नहीं होगा, बायोटिक, ए बायोटिक एंड बायोटिक। क्योंकि ए बायोटिक अजैव घटक, बायोटिक के अंतर्गत आ गया प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आंसर इसका कौन हो जाएगा? बायोटिक एंड ए बायोटिक होगा, ए बायोटिक एंड बायोटिक, ए बायोटिक एंड बायोटिक, यानी अजैविक घटक और जैविक घटक। क्योंकि जैविक घटक के अंतर्गत आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसका मुख्य होना चाहिए ए बायोटिक एंड बायोटिक, क्योंकि इसके अंतर्गत ये भी आ जाता है। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स तो है ही, लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका बायोटिक कंपोनेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका बायोटिक कंपोनेंट है। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट के बारे में कह रहा है, तो बायोटिक इसको सिर्फ बोलेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा, और ए बायोटिक कंपोनेंट ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए बायोटिक एंड बायोटिक। समझ गया? अब रहेगा बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसमें आएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो होमोलोगस ऑर्गन, समजात अंग, समजात अंग किसे कहते हैं? तो समजात अंग जो है वैसा अंग होता है, होमोलोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं जिसकी जो है ओरिजिनेशन जो है सेम है, यानी सेम ओरिजिन है, और उसका फंक्शन डिफरेंट है, यानी समान उत्पत्ति और अलग अलग कार्य है। तो उसे क्या बोलेंगे? समजात अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समजात अंग। तो इसका सही आंसर होगा सेम ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन, समान उत्पत्ति और अलग अलग कार्य करने वाले अंग को समजात अंग
और होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव में अवशेषी अंग कौन है? वेस्टिजियल ऑर्गन को अवशेषी अंग कहते हैं, यानी वह अंग हमारे शरीर में मौजूद है लेकिन उसका कोई कार्य शरीर में नहीं है, तो वैसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत एक है विजडम टीथ है ऑप्शन में, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी है ऑप्शन में, और उसके बाद बोथ एंड बी भी कह रहा है, नेल्स नाखून भी कह रहा है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वैसे ऑर्गन्स और ऐसे अंग जो हमारे शरीर में अवशेष के रूप में मौजूद है, यानी पूर्ण विकसित तो नहीं है लेकिन अल्प विकसित रूप में मौजूद है और उसका कोई कार्य नहीं है वर्तमान समय में, तो वैसे अंग को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो मानव के शरीर में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं और इसमें हेयर भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, बाल जो है ये वाला, अपेंडिक्स जो है वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आंख के पास यहाँ एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, और विजडम टीथ जिसको अक्ल दांत कहते हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा सही आंसर होगा विजडम टीथ भी और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है आंख के पास यहाँ साइड में, और विजडम टीथ जो अक्ल दांत, 4टा विजडम टीथ होता है उसे अक्ल दांत भी कहते हैं। तो ये विजडम टीथ और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, क्या होगा? ये मेंडल्स के नियम के अंतर्गत F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है, तो इसमें जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वो होता है 9:3:3:1। इसी तरह हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रूट ऑफ व्हिच प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट, किस पौधे का जड़ नए पौधे को उत्पन्न करता है? किस पौधे का जड़ नए पौधे को उत्पन्न करता है? रूट ऑफ व्हिच प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट। ऑप्शन है नीम, पेटूनिया, पेटूनिया है, और यह है गुलमोहर, और यह है डहलिया। तो चूंकि नीम से जो है बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, नीम में बीज से उत्पन्न होते हैं, जड़ से नहीं। पेटूनिया में भी जड़ से जो है नए पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं। गुलमोहर का भी बीज होता है, इसमें भी जड़ से पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन डहलिया का जो जड़ है, इसके जड़ से जो है नया बड निकलता है और एक नया पौधा बन जाता है। तो इसका सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कहता रिप्रोडक्शन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज कॉल्ड, यानी वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें जो है गैमेटिक यूनियन नहीं होता है, अर्थात युग्मकों का संयोजन नहीं होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है, यानी विदाउट गैमेटिक यूनियन के, विदाउट गैमेटिक फर्टिलाइजेशन के जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में पार्थेनोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर होगा एपोमिक्सिस होगा, एपोमिक्सिस है ना। रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस कहलाता है। तो ये एपोमिक्सिस का आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर न्यूट्रोफिकेशन, इसे सुपोषण कहते हैं, हिंदी में इसे सुपोषण भी कहा जाता है। सुपोषण,
तो यूट्रोफिकेशन जो कहाँ होता है, तो यूट्रोफिकेशन जो है एग्रीकल्चरल लैंड में होता है, यानी जहाँ कृषि कार्य किया जाता है, कृषि भूमि जो है वहां यूट्रोफिकेशन सुपोषण पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा एग्रीकल्चरल लैंड। इसी तरह आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। काउज ऑफ एसिड रेन इज ऑटोमोबाइल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, कीटनाशक प्रदूषण से कि जल प्रदूषण से, किसके कारण होता है? ऑटोमोबाइल से नहीं होता है, ये एयर पोल्यूशन से होता है। ऑटोमोबाइल में ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण दोनों होता है ना। ये चूंकि ऑटोमोबाइल इसलिए नहीं होगा चूंकि इसमें ध्वनि प्रदूषण, इससे आवाज भी निकलती है तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण उससे भी होता है। इसमें एयर पोल्यूशन से होगा। और एसिड रेन जो होता है रिफाइनरी से होता है, तेल शोधनशाला, जहां तेल को शुद्ध किया जाता है तो उससे जो है तेल शोधनशाला में, रिफाइनरी में क्या होता है कि SO2 गैस निकलता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं कहाँ? रिफाइनरी में, जहां तेल शोधनशाला होता है, पेट्रोलियम को शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन बनाया जाता है। जैसे मथुरा में तेल शोधनशाला है, नहीं बरौनी में तेल शोधनशाला है, तो इसी तरह से मथुरा में तेल शोधनशाला, मथुरा में क्या है के आसपास में, आगरा में क्या है? ताजमहल है। और मथुरा में तेल शोधनशाला, तो मथुरा की जो तेल शोधनशाला उससे जो सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो निकलते हुआ जाके वायु को प्रदूषित कर देता है और वायु को प्रदूषित कर करके फिर वही जल से मिल जाता है और जल के मिल जाने के कारण फिर क्या करता है? जल प्रदूषित हो जाती है और क्या होता है? जल प्रदूषित होने के बाद अम्ल वर्षा होता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वह होगा ऑटोमोबाइल नहीं होगा, वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा? एयर पोल्यूशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा, यानी इंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल उदाहरण क्या है? ऑप्शन है एगारिकस, बी में है नोस्टोक, सी में राइजोबियम और डी में है गलोमस। ये गलोमस है, तो गलोमस इसका क्या आंसर है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडोमाइकोराइजा क्या है। इंडोमाइकोराइजा है ये डीप रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड प्लांट, यानी पौधे और कवक के बीच जो है जो एक संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी सहजीवन संबंध है, यानी वैसा संबंध जिसमें दोनों को फायदा होता है, म्यूचुअलिज्म, यानी दोनों को फायदा होता है, प्लांट को भी और फंजाई को भी होता है, यानी कवक को भी होता है। तो वैसे संबंध को क्या कहते हैं? इंडोमाइकोराइजा कहते हैं। तो इंडोमाइकोराइजा का उदाहरण क्या? एगारिकस। क्योंकि इसका आंसर नहीं होगा एगारिकस, क्योंकि एगारिकस जो है एक एडिबल मशरूम है, खाने योग्य मशरूम, यानी मशरूम जिसे हम खा सकते हैं, खाने वाला मशरूम, एक प्रकार का। नोस्टोक जो है ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नोस्टोक जो है एल्गी है, ये फंजाई नहीं है। और राइजोबियम जो है बैक्टीरिया है और गलोमस एक फंजाई है। और गलोमस और पौधे में दोनों में संबंध होता है, सहजीवन का संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी दोनों को परस्पर लाभ होता है। तो इसका आंसर होगा गलोमस होगा। चूंकि इंडोमाइकोराइजा एक आते सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई, तो इसमें फंजाई एगारिकस है और फंजाई गलोमस है। नोस्टोक जो है ये फंजाई नहीं है, राइजोबियम जो है ये फंजाई नहीं है, राइजोबियम बैक्टीरिया है और नोस्टोक अलगी है। फंजाई इसमें एगारिकस है और फंजाई इसमें गलोमस है। लेकिन फंजाई जो है या जो एगारिकस है एडिबल फंजाई है, यानी खाने योग्य मशरूम है, और ये गलोमस जो है ये पेड़ पौधों के जड़ों में रहता है और दोनों में क्या होता है? एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाता है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड इंडोमाइकोराइजा। माइकोराइजा कहलाता है इंडोमाइकोराइजा। तो इसका आंसर होगा
ग्लोमस सेंटअप एग्जाम इंटर का जो सेंटअप एग्जाम हुआ 2022 में, इसमें टोटल जो है 70 प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव में, और इस 70 प्रश्नों का हम हल फिर अगले वीडियो में करेंगे। अभी जो है 1 से 11 तक मैंने किया, इतने तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिए। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।